नमस्ते बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 9 का ये जीव विज्ञान का बुक है। और जीव विज्ञान के पहले अध्याय को हम लोग पढ़ रहे हैं और पहला अध्याय है कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना या आधारभूत इकाई। उसका ये 4th क्लास है, चौथा वीडियो क्लास होगा। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो क्लासेस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, सीक्वेंस वाइज आपको क्लासेस मिलेंगे, आप वहां से उसको देखते हुए आएँ तो फिर इसको देखें, या फिर इसके बाद के क्लासेस को भी देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप हमारे इस चैनल को विज़िट करें और वहाँ से ट्रांसलेशन और ग्रामर को बहुत ही सरल तरीके से और डीप ज्ञान प्राप्त करें हमारे उस चैनल से। आज हम लोग पढ़ते पढ़ते आज का जो ये क्लास है, ये हम लोग कोशिका के अंदर जो अंगक होते हैं उन अंगकों के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इससे पहले के क्लासेस को अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, आपके पास बुक होगा, तो हम इससे आगे का वीडियो क्लास अपलोड कर चुके हैं। ये क्या कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक सूक्ष्म रचनाएं हैं जो दोहरी झिल्ली से घिरे रहते हैं। इसके भीतर तरल युक्त गुहा होती है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें महीन झिल्ली युक्त रचनाएं समानांतर फैली रहती है जिन्हें स्ट्रोमा पट्टलिकाएं या स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। स्ट्रोमा लैमेली के बीच बीच में चपटी और वृत्ताकार सूक्ष्म थैलियां एक के ऊपर एक चपटी की तरह समूह में व्यवस्थित होते हैं। इन थैलीनुमा रचनाओं को थाइलाक्वाइड्स कहते हैं। प्रत्येक थाइलाक्वाइड समूह को ग्रैनम कहते हैं। प्रत्येक हरित लवक में 40 से 60 ग्रैनम होते हैं। ग्रैना एक दूसरे से स्ट्रोमा पट्टलिकाओं द्वारा संयोजित होते हैं। प्रत्येक थाइलाक्वाइड एक हरी महीन झिल्ली का बना है जिसमें पर्णहरित तथा अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं। प्लास्टिड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह DNA तथा राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो इससे पहले के अध्यायों में हम लोगों ने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में DNA पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, और लवक या प्लास्टिड में भी DNA और राइबोसोम पाए जाते हैं। अब ये देखिए, दोहरी झिल्ली ये है इस कोशिका के अंदर जो लवक या प्लास्टिड है, उसके ये हरित लवक की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है। तो ये क्या है, दोहरी झिल्ली है, स्ट्रोमा है, ग्रैनम लैमेली है और स्ट्रोमा लैमेली है। अब इसके कार्य क्या हैं? ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? जड़ की कोशिकाओं में। और खाद्य संचयन का कार्य करती है, यानी खाद्य संचयन यानी भोज्य पदार्थ को संचित करने का कार्य करती है। इसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? फूलों को और उन बीजों को, उनमें जो कलर देखते हैं वो कहाँ से आते हैं? क्रोमोप्लास्ट से आते हैं। और क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है एवं भोजन संश्लेषण में सहायक होता है। यानी भोजन संश्लेषण का जो काम होता है वो किससे होता है? क्लोरोप्लास्ट से। रंगों का जो संचयन होता है वो क्रोमोप्लास्ट से। और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्या करता है? खाद्य संचयन का काम करती है, जो जड़ों में पाया जाता है। अब रसधानी, अब देखिए उसी कोशिका द्रव्य में फिर से एक अंगक रसधानी है। तो कोशिका की रसधानियाँ चारों ओर से एक झिल्ली से घिरी रहती है। इस झिल्ली को
टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानियाँ छोटी या बड़ी हो सकती हैं। इन रसधानियों के भीतर ठोस अथवा तरल पदार्थ भरे रहते हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में ये बहुत बड़ी होती है। कुछ परिपक्व पादप कोशिकाओं के मध्य में एक बहुत बड़ी रसधानी होती है, जिसकी माप कोशिका के आयतन का 90% तक होता है। ये रसधानी क्या करते हैं? रसधानियों में ठोस अथवा तरल पदार्थ भरे रहते हैं। जो जंतु कोशिकाएं और रसधानियाँ छोटी होती है, जबकि पादप कोशिकाओं की जो रसधानी होती है वो बहुत बड़ी होती है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका रस भरा रहता है, जो निर्जीव पदार्थ होता है तथा जिसमें लवण, शर्करा, एमिनो अम्ल, कुछ प्रोटीन तथा विभिन्न कार्बनिक अम्ल मौजूद होते हैं। किसमें? रसधानियों में। इस तरह की कोशिका रसयुक्त रसधानियाँ केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में इस प्रकार की रसधानियों का क्या प्रयोजन है? बात यह है कि पादप कोशिकाएं तो तीव्र गति से वृद्धि करती हैं, पर उस गति से उनमें मौजूद जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ नहीं पाती, अर्थात नया जीव द्रव्य उस अनुपात में नहीं बन पाता। इसलिए जीव द्रव्य में रसधानियों का निर्माण हो जाता है। एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, जिसका वे अपने लिए उपयोग करते हैं। तो रसधानियों का क्या उपयोग है? बहुत सारे जीवों में रसधानियों का कुछ खास उपयोग नहीं है, लेकिन पादपों में रसधानियों का बहुत बड़ा उपयोग है। अब देखिए कार्य क्या है। जंतु कोशिका में यह जल संतुलन का कार्य करती है। रसधानी जो है जंतु कोशिका में जल के संतुलन का कार्य करती है। कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थों को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है उससे वो कोशिका में मौजूद पदार्थों को उससे वो अलग रखती है। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होती है। अब पादप कोशिकाओं में ये स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। ये पादप कोशिकाओं में क्या करता है? स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। तारक का या एस्ट्रोसोम एक बेलन जैसी रचना दिखती है। यह जंतु कोशिका के केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र है। इसमें एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती हैं, जिन्हें सेंड्रियोल कहते हैं। प्रत्येक सेंड्रियोल के चारों ओर धागे की तरह तारक रश्मियां दिखाई पड़ती हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह बेलन जैसा दिखता है, जिसके चारों ओर 9 धागों जैसी आकृतियां होती है, जो वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। अब तारक काय या सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? देखिए, तारक काय जंतु कोशिका विभाजन में सहायता करता है। जंतुओं की जो कोशिका का विभाजन होता है उसमें ये तारक काय सेंट्रोसोम वो जो है सहायता प्रदान करती है। कोशिका में फ्लैजिला और सीलिया के बनने में भाग लेता है। यह कोशिका का प्रचलन अंगक है। ये क्या करता है? कोशिका का प्रचलन अंगक है। माइक्रोट्यूबल्स छोटी छोटी नलिकाकार रचनाएं हैं, जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। कोशिका द्रव्य में ही माइक्रोट्यूबल्स, जो कि छोटी छोटी पतली पतली नलिकाओं के तरह है, जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। इनके कार्य क्या हैं? ये कोशिका विभाजन के समय संपिंडल निर्माण में भाग लेती है। यानी कोशिका का जब विभाजन होता है तो वो उसको स्पिंडल करने में वो उसको सहयोग करती है। सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला आदि के निर्माण में भी भाग लेती है। कौन? माइक्रोट्यूबल्स। केंद्रक या न्यूक्लियस।
कोशिका द्रव्य के बीच एक बड़ी गोल गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। इससे पहले मैंने जो पढ़ाया है आपके बुक में भी है, बहुत बार मैंने कहा है कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य होता है और उस कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिका में एक केंद्रक होता है। तो केंद्रक कहें या न्यूक्लियस कहें, उसी के बारे में अब कहा जा रहा है। तो ये हर एक कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं। इनके चारों ओर दोहरे परत की झिल्ली रहती है जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं डबल लाइन का ये घेरा है, इसको आप केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला दोनों नाम से जान सकते हैं। इसमें अनेक केंद्रक छिद्र रहते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य, इस केंद्रक के अंदर में भी द्रव्य होते हैं। जिस तरह कोशिका के अंदर द्रव्य होते हैं उसी तरह इस केंद्रक के अंदर भी द्रव्य हैं। एवं एक केंद्रक हर जीवित कोशिका में पाया जाता है। एक केंद्रक हर जीवित कोशिका में पाया जाता है। अगर केंद्रक नहीं हो तो फिर कोशिका नहीं होगी। लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से ज़्यादा केंद्रक भी पाए जाते हैं। कुछ एक ऐसे कोशिका हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा केंद्रक भी होते हैं। इनका कार्यकाल क्या है, आप इसको अपने बुक में, नोटबुक में फिर से आप इसको बनाएंगे, इसकी आकृति को बनाएंगे और फिर इसको इंकित करेंगे कि इनके भागों को लिखेंगे। केंद्रक झिल्ली है, ये केंद्रक द्रव्य है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा केंद्रक द्रव्य है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये केंद्रक झिल्ली है। ये केंद्रक के अंदर भी केंद्रिका है, क्रोमैटिन जलिका। ये जो आप देख रहे हैं ये पतली पतली जो है ये क्या है, ये क्रोमैटिन जलिका है। अंतःप्रद्रवयी जलिका, ये जो है ये अंतःप्रद्रवयी जलिका है। अंतःप्रद्रवयी जलिका का क्या कार्य है ये हम लोग इससे पहले के वीडियो क्लास में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब कार्यकलाप क्या है, अपने गाल के भीतर के हिस्से को आइसक्रीम खाने वाले लकड़ी के एक साफ चम्मच से धीरे से खुरचें। कांच के एक साफ स्लाइड के ऊपर सुई की सहायता से इस खुरचे हुए पदार्थ की स्थानांतरित करें। इसे अच्छी तरह फैलाकर ड्रॉपर की मदद से एक बूंद मैथिलीन ब्लू इस पर डालें। एक स्वच्छ कवर स्लिप को सुई की मदद से धीरे धीरे इस पर इस प्रकार डालें कि वायु के बुलबुले ना घुसने पाए। इसे अब सूक्ष्मदर्शी में कम शक्ति एवं उच्च शक्ति में देखें। आप देखेंगे कि हर एक कोशिकाओं के मध्य गहरे रंग की गोलाकार संरचना मौजूद है। इसे ही केंद्रक कहते हैं। इसकी विस्तृत संरचना जानने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के मदद से ही आप केंद्रक को देख पाएंगे। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है जिसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की जाल जैसी रचनाएं पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। ये डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस अम्ल डीएनए या डीएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचनाओं में बदल जाते हैं जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ये जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं। अतः डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं। तो डीएनए कहाँ पाए जाते हैं? इसी केंद्रक द्रव्य के अंदर डीएनए पाए जाते हैं। और डीएनए जो होते हैं हमारे आनुवांशिक गुण के द्योतक होते हैं, यानी हमारे पूर्वज कौन थे वो हमारे डीएनए से पता चलता है।
हमारे जितने भी पूर्वज होंगे उन सबके डीएनए हमसे मेल खाएगा। तो डीएनए के जांच से ही पता चलता है कि कौन से जीव कब से इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। अब देखिए इनके कार्य क्या हैं। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है। केंद्रक जो है वो कोशिका की रक्षा करती है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। ये जो केंद्रक है ये भी कोशिका विभाजन में भाग लेता है। केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन संभव नहीं है। अगर किसी कोशिका में इत्तेफाक से केंद्रक ना हो तो कोशिका का विभाजन नहीं होगा। और जैसा कि आपको मैंने पहले के क्लासेस में बताया है कि कोशिका का विभाजन होते रहता है और वो जो आत्महत्या की थैली जो है वो कोशिका जब अत्यधिक विभाजन होता है तो उसमें से जो अनावश्यक कोशिका होती है वो उस कोशिका को ही खत्म कर देता है, नाश कर देता है। केंद्रक कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी या जैविक या रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। केंद्रक कोशिका के अंदर जितने भी तरह की क्रियाएं होती है उसको वो क्या करती है, वो उसको संतुलित करती है, नियंत्रित करती है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। कुछ जीवों में क्या होता है, वो केंद्रक द्रव्य जो है वो कोशिका के जनन में, उसके विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है। केंद्रक यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है। केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करती है। अब केंद्रिका देखिए, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना होती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोल्स कहते हैं। कम क्रिया करने वाली कोशिकाओं में यह छोटी होती है या पाई ही नहीं जाती है, लेकिन सक्रिय स्रावी कोशिकाओं में यह बड़ी होती है। संख्या में यह एक या अनेक होती है। तो ये जो केंद्रिका है ये क्या होता है, कम कार्य करने वाले कोशिका में ये होती भी हैं या नहीं भी होती हैं, लेकिन जो कोशिकाएं अधिक कार्य करती हैं उसमें ये होना ही होना है। और इनके कार्य क्या हैं, केंद्रिका में RAN का संश्लेषण होता है। कोशिका विभाजन में इसका विशेष महत्व होता है। तो आज के इस वीडियो क्लास को, ये चौथा वीडियो क्लास था, यहीं पे द एंड करते हैं, नहीं तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। ना आपको पढ़ने में आनंद आएगा ना हमको पढ़ाने में आनंद आता है। तो इसके बाद के क्लासेस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, या फिर किसी भी तरह का कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, या फिर आपको क्लास अच्छी तरह से समझ में आया तो भी आप कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम इसके 5वें क्लास में।